हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यस्टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का पहला सेट सॉल्व करेंगे। जो आपके जीआईसी प्रयोक्ता परीक्षा का जो पहला पेपर होगा उसमें से 40 प्रश्न जो पूछे जाएंगे। आपके सिलेबस में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी भी दिया हुआ है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। अगर और वीडियो देखना चाहते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और प्रैक्टिस सेट के रूप में देखना चाहते हैं जो फर्स्ट पेपर का होता है, तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। जो आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है? ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, CFC। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओजोन परत जो है समताप मंडल के निचले भाग में जो है 15 से करीब 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। यह परत जो है सूर्य से निकलने वाले विनाशकारी रेडिएशन से पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा करती है। और इस परत के क्षरण के लिए जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC जो है गैस प्रमुख रूप से उत्तरदायी मानी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये केरल में स्थित है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान मुन्नार केरल राज्य में स्थित है। यह उद्यान जो है लुप्तप्राय प्राणी नीलगिरी तहर जिसको कहा जाता है, इसके लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है पूछा है? अजैविक नहीं है, तो कवक जो होता है वो अजैविक नहीं होता है। ठीक है, कवक जो है अजैविक नहीं है। अजैविक घटक ऐसे घटक होते हैं जिनमें जीवन नहीं होता है, किंतु यह जैविक घटकों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो कवक जो है ये अजैविक नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने संरक्षित जैवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो कुल 18 हैं। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में देखा जाए तो भारत में कुल 18 संरक्षित जैवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इनमें से जो है 11 जैवमंडल को जो है यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत जैवमंडल नीचियों के वैश्विक नेटवर्क में इसको शामिल किया गया है। और जुलाई 2018 में जो है कंचनजंगा जैवमंडल नीचियों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल होने वाला जो है 11वां जैवमंडल था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य तो ये है कर्नाटक में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह कुल जो है 886 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? तो एजेंडा 21 क्या है, इसको जान लीजिए थोड़ा सा। एजेंडा 21 जो है 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। यह जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का एक गैर बाध्यकारी स्वैच्छिक क्रियान्वयन कार्य योजना है जो सतत विकास से संबंधित है। यह जो है पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था उसमें अस्तित्व में आया था। तो इसका सही परिभाषा क्या था? तो यह मानवाधिकारों की रक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का कार्य योजना है। तो ये इसका सही परिभाषा नहीं है। यह नाभिकीय निशस्त्रीकरण पर 21 अध्यायों की पुस्तक है, तो ये भी गलत है। यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और यह दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का आगामी बैठक में अध्यक्ष के चुनाव हेतु एजेंडा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा एजेंडा 21 के लिए। अगला क्वेश्चन है, यूरो 2 मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए?
तो 0.05% या इससे कम होना चाहिए। ठीक है, यूरो 2 मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में जो है सल्फर की मात्रा 0.05 या इससे कम यानी कितना 500 ppm तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में जो है तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है, तो जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। इसमें जैविक और अजैविक तत्व आपस में क्रिया करते हुए पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 सूची दिया हुआ है, जैवमंडल है और जैवमंडल की स्थापना वर्ष कौन सा जैवमंडल कब स्थापित किया गया था, इसको पूछा गया है। तो नीलगिरी जैवमंडल का स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 1986 में। ठीक है, यहाँ पे ए में आपका 4 सही हो जाएगा। और नंदा देवी जैवमंडल का स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 1988 में। ठीक है, तो यहाँ पे बी में आपका 3 हो जाएगा। और सुंदरबन इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये 1889 में 1989 में, सब 1989 है। ठीक है, 1989, 1988, 1986। तो यहाँ पे सी में आपका 2 हो जाएगा। और कंचनजंगा का 2000 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे डी में 1 हो जाएगा। तो 4, 3, 2, 1 तो इस किस में है, तो यहाँ पे बी वाले कूट में आप लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, इन चारों को आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा। इसमें जितने भी प्रश्न हैं महत्वपूर्ण है और आयोग द्वारा इन्हीं सभी प्रश्नों में से बार बार पूछे जाते हैं प्रश्नों परीक्षा में। तो सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य तो ये है कर्नाटक में। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य के चिकमंगलूर एवं शिमोगा जिला में ये स्थित है। इसका क्षेत्रफल जो है 492 वर्ग किलोमीटर है और वर्ष 1947 में 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को क्या कहते हैं, तो उसको फाना कहा जाता है। ठीक है, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को जो है फाना कहते हैं। और जबकि ये फ्लोरा जो है, फ्लोरा किसी विशेष क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुई वनस्पति या स्थानीय वनस्पति के वर्णन के लिए जाना जाता है, उसको फ्लोरा कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थट्टेकड़ पक्षी अभयारण्य कहाँ पे स्थित है। थट्टेकड़ पक्षी अभयारण्य तो ये केरल में है। ठीक है, थट्टेकड़ पक्षी अभयारण्य जिसे सलीम अली पक्षी अभयारण्य भी कहते हैं। ठीक है, इसी को सलीम अली पक्षी अभयारण्य भी कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया है। ये केरल के एर्नाकुलम जिले के कोठामंगलम तालुक में स्थित है। यह पक्षी अभयारण्य जो है पेरियार नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित है। ठीक है, तो इसको ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछा गया है प्रश्न। पेरियार नदी के किनारे कौन सा अभयारण्य स्थित है, तो ये सलीम अली पक्षी अभयारण्य या थट्टेकड़ पक्षी अभयारण्य ये स्थित है। यह अभयारण्य जो है करीब 25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार निम्नलिखित में से किस अनुसूची में निरपेक्ष पूर्ण संरक्षण और अपराध के लिए प्रावधान है। तो ये सूची नंबर 1 और 2 दोनों में ऐसा प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम तो 1972 के अनुसार जो है सूची 1 और 2 में जो है निरपेक्ष पूर्ण संरक्षण और अपराध के लिए प्रावधान किया गया है, जबकि सूची जो 3 है और 4 है इसमें वर्णित संरक्षण और अपराध के लिए दंड बहुत कम है। ठीक है, तो इसमें दंड के बारे में व्यवस्था किया गया है और इसमें जो है संरक्षण और अपराध के लिए प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया था। तो आप लोग जानते होंगे एजी टांसले ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है एजी टांसले ने किया था। अगला क्वेश्चन है वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से होता है? तो ये सभी जो होता है नगरीकरण, प्रदूषण का बढ़ना, वनों की कमी, ये आबादी बढ़ने का प्रमुख इसका कारण है। ठीक है, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी आबादी यानी जनसंख्या पर निर्भर रहता है। दरअसल जनसंख्या का बढ़ना ही सारी समस्याओं का मूल कारण है और बढ़ती आबादी के कारण ही जो है खाद्यान्न भंडार खाली हो रहे हैं। ऐसे में भूमि कितना उत्पादन कर पाएगी और सीमित भूमि और निरंतर जनसंख्या का दबाव जो है किसी परमाणु विस्फोट से कम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दो सूची दिया हुआ है, इसको मिलान करना है। तो गौरा देवी किससे संबंधित हैं? तो गौरा देवी ये हैं आपका चिपको आंदोलन से। तो ए में आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ए में पहले में ही 3 है, इसको सही कर सकते हैं तुरंत। और पारिस्थितिकी, तो पारिस्थितिकी जो है ये 22 अप्रैल को पारिस्थितिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ग्लेशियोलॉजी ये किससे संबंधित है? तो ये ग्लेशियर से संबंधित है। और पृथ्वी दिवस, यहाँ पे गलत हो रहा है थोड़ा सा, आपसे ध्यान दीजिएगा। गौरा देवी चिपको आंदोलन से, पारिस्थितिकी जो है आपका है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था एजी टांसले ने। ठीक है, और ग्लेशियोलॉजी है, ग्लेशियर से पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इन चारों को आप लोग 1-2 बार जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2014 का थीम था स्मॉल आइसलैंड एंड क्लाइमेट चेंज, ये तो सही है। और विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम क्या होगा? यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। 2021 का थीम क्या होगा? पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, ये 2021 का विश्व पर्यावरण दिवस का थीम है। तो ये 2014 का है। तो यहाँ पे उस समय ये थीम था स्मॉल आइसलैंड एंड क्लाइमेट चेंज। और परमाणु बम ये द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। श्री सुंदरलाल बहुगुणा ये चिपको आंदोलन से संबंधित है, ये भी सही हो जाएगा। ओजोन छेद ये ओजोन छेद जो है ये यूरोप में नहीं है, ये कहाँ पे है? अंटार्कटिका से संबंधित है। ठीक है, अंटार्कटिका, तो इसको याद रखिएगा, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। ओजोन क्षेत्र जो है वो अंटार्कटिका से संबंधित है और ये बाकी सभी इसमें सही जोड़ा था। ठीक है, तो और विश्व पर्यावरण दिवस का थीम जो 21 का होगा वो पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली होगा। तो सभी पॉइंट को याद रखिएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध है। तो जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध कहाँ पाई जाती है? तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध पाई जाती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है? तो हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, CFC है, SF6 है, NF3 है। ये सभी गैसें जो है शामिल होती हैं ग्रीन हाउस गैसों में, लेकिन हाइड्रोजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2021 में विश्व पर्यावरण दिवस के लिए विषय क्या था? तो ये 2014 में पूछा है। तो 2014 में था छोटे द्वीप तथा जलवायु परिवर्तन। ठीक है, और 2021 में जो होगा आपका पारिस्थितिकी तंत्र का बहाली। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र का बहाली याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन आप लोग 2021 से अपडेट रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु प्रयत्न करने के लिए देशों के बीच एक समझौता है। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो UNFCCC
ठीक है, UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कोवेलेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इसका पूरा नाम है। ठीक है, और ये जो है ग्रीन हाउस गैसों के विकास को क्रम से जो है संबंधित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी की विशेषज्ञ पैनल WGEEP का अगुवा कौन है? तो ये हैं माधव गाडगिल। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी का विशेषज्ञ पैनल जो है, जिसको WGEEP वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल जिसको कहते हैं, और जिसे गाडगिल आयोग के नाम से जाना जाता है, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जो है माधव गाडगिल की अध्यक्षता में एक पर्यावरण अनुसंधान आयोग का गठन किया गया था, और इस आयोग ने जो है 31 अगस्त 2011 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस फसल में नील हरित शैवाल का प्रयोग जैविक उर्वरक के रूप में सबसे लाभप्रद होगा? तो है धान में। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नील हरित शैवाल जो प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा उत्पादन करता है, और धान के फसल के में इसका प्रयोग जो है जैविक उर्वरक के रूप में सबसे लाभदायक माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है ऊर्जा उपभोग की क्रिया है। ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ये हरे पौधों में होने वाली एक क्रिया है जिसमें वे जो है भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में जो है प्रकाश ही ऊर्जा प्रदान करता है, और प्राकृतिक रूप से जो है पौधे सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं, किंतु समुद्री शैवाल जो है चंद्रमा के प्रकाश में यह क्रिया करते हैं, और यह विद्युत प्रकाश में भी पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो सभी पॉइंट को याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नत्रजनीय जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? नत्रजनीय जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है तो वह है नील हरित शैवाल। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नील हरित शैवाल को जो है साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, और यह जो है नत्रजनीय जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। एक टिकाऊ जैव समूह कौन कहलाता है? तो है इकोटोन। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में जो है इकोटोन, जिसको संक्रमण कहते हैं हिंदी में, ठीक है, ये एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। इकोटोन जो है दो विभिन्न समुदायों के बीच संक्रमण क्षेत्र को कहा जाता है, और सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र महासागर में पाई जाती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक रिपोर्ट के अनुसार एक भूरे रंग की धुंध अथवा एशियाई भूरे रंग का बादल जो एशिया के 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर आकाश पर आच्छादित है तबाही मचा सकता है। किस रूप में? तो वर्षा के रूप में, अनाज उत्पादन के रूप में, मानवीय स्वास्थ्य के क्षेत्र के रूप में, इन सभी के रूप में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक रिपोर्ट के अनुसार जो है एक भूरे रंग की धुंध अथवा एशियाई भूरे रंग का बादल एशिया के 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर में आच्छादित था। यह अधिकांश जो है दक्षिण एशिया में फैला था, और एशियाई भूरा बादल जो है वायु प्रदूषण के कारण जो है उत्पन्न होता है। यह वर्षा को प्रभावित करता है, कृषि पर प्रभाव डालता है, और मानवीय स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इन तीनों रूपों में इसको देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है जहाँ विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है वह नगर कौन सा है? विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये है आपका नई दिल्ली में। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र नई दिल्ली में स्थित है, और इसके संस्थापक जो थे अनिल कुमार अग्रवाल थे। ठीक है, इसके संस्थापक जो है अनिल कुमार अग्रवाल थे। इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।